नमस्कार, लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी। आपका चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत। पिछली वीडियो मैंने बनाई जो श्री राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर का फैसला हुआ लखनऊ बेंच का, फिर वो उसमें जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए उसको आपका काफ़ी स्नेह मिला, तो मुझे फिर निश्चित रूप से मोटिवेशन मिला कि एक और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे बनाता हूँ। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हो सकता है आपको लगता हो कि क्यों रिपीट करते हैं और क्यों ये सब बोरियत भरी बातें। मेरे पास ना तो कोई ज़्यादा संसाधन है, ना कोई अपनी कोई टीम है, केवल एक चैनल मैनेजर साहब हैं, वो थोड़ा इसकी थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके कुछ कंप्रेस करके एक बस इसमें टाइटल डाल के आपके आग तक पहुंचाते हैं। बाकी मैं इसको खुद ही सारी वीडियो बनाना और सारा पूरा रिसर्च वर्क करके फिर उसको कुछ पढ़ के कुछ याददाश्त के हिसाब से आपको सुनाता हूँ, आप तक पहुँचता हूँ। और मेरा जो पुरस्कार है, मेरा कोई कमर्शियल चैनल नहीं है, निःशुल्क है। मेरा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्राइब जो है वो निःशुल्क है। पेमेंट पेड मेरा अभी इसको शुरू नहीं किया है। तो मेरा जो भी कुछ पारिश्रमिक है वो आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका अगर शेयर कर लें, आप अगर इसको सब्सक्राइब करा लें लोगों से और अच्छे से व्यूज़ आ जाते हैं तो मुझे खून बढ़ जाता है और फिर हम अगली वीडियो बनाने के लिए फिर कमर कस लेते हैं। चलता रहता है, खैर सोशल मीडिया में कुछ वीडियो चलती है, कुछ नहीं चल पाती। आपकी पसंद है, सिर माथे। धन्यवाद। खैर, आज अब राजनीतिक सब्जेक्ट, प्योर लीगल, करंट अफेयर, इससे अलग बहुत दिनों बाद एक पुलिस संबंधी विषय पे बात करते हैं। और मुझे यकीन है कि सारी वीडियो ये पूरी अंत तक आप देखिए, आपको अच्छी लगेगी। मैंने प्रयास किया है कि इसमें पूरा ऑल एनकम्पेसिंग इंफॉर्मेशन, जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में दे सकूं। ऐसे लोग जो पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं, पुलिस की वर्किंग को जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, एडवोकेट्स और जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है और विशेषकर पुलिसमैन, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था मुखबिरी के ऊपर, पुलिस का मुखबिरी तंत्र। उसको काफी लाइक किया आप लोगों ने, तो आज मुझे फिर याद आया कि उसी से संबंधित कुछ और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से एक और वीडियो बनाया जाए। आज का टॉपिक है हमारा पुलिस कप्तान का जासूस, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय अभिसूचना इकाई। दोस्तों, जनपद स्तर पर, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे, SSP के अंडर में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ऐसी शाखाएं होती है जिनका हेडक्वार्टर लखनऊ में होता है और हेडक्वार्टर्स पे उसके अलग विभागाध्यक्ष होते हैं। वो एक अलग विभाग है या शाखा है पुलिस की। लेकिन जनपद स्तर पर सारी की सारी जितनी भी 50-55 शाखाएं हैं पुलिस में, उनकी एक एक कोई ना कोई यूनिट किसी ना किसी रूप में छोटी बड़ी पुलिस कप्तान के अंडर में जिले पर भी स्थापित होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने अक्सर कभी सुना होगा, फायर सर्विस है, 112 है, महिला सुरक्षा की बात होती है, SOG कभी सुनते रहते होंगे आप लोग, माउंटेड पुलिस, घुड़सवार पुलिस है, डॉग स्क्वाड, BDDS, ये सारी की चीजें इसी से फिर एक कनेक्टेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है पुलिस विभाग की और SSP के लिए एक तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, वो है LIU। LIU के सबसे पहले संगठन के बारे में बात करेंगे। LIU, जैसे कि मैंने बताया, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय अभिसूचना इकाई, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये लोकल पर्पज के लिए बनाई गई है। ये SP के इस्तेमाल के लिए बनाई गई है और SP ही इसके ओवरऑल ऑपरेशनल कमांडर होते हैं, ऑपरेशन इंचार्ज होते हैं। यद्यपि इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो अभिसूचना मुख्यालय, इंट हेडक्वार्टर, लखनऊ में निहित होता है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, डिसिप्लिनरी मैटर्स, बजटरी संबंधी मैटर्स और ऑपरेशनल मैटर्स सारे के सारे SSP के अंडर में होते हैं। संगठन की जहां तक बात करें तो ये एक ऐसा शाखा है पुलिस की जिसका दफ्तर या तो SSP कार्यालय में होता है, एक तरफ कोने में, बहुत ज्यादा डिस्प्ले नहीं किया जाता है। अक्सर पुलिस ऑफिस से हटके, विशेषकर जो पुराने दफ्तर हैं SSP के, या पुलिस लाइन में होगा या फिर पता चला SP सिटी के किसी कार्यालय में, जैसे कि मुरादाबाद में है तो SP सिटी कार्यालय नीचे है और उसके ऊपर ये स्थानीय अभिसूचना इकाई का कार्यालय बना हुआ है। या कभी कभी किसी थाना भवन की बिल्डिंग में थोड़ा सा हिस्सा इनको देके वहां से भी काम चलाया जाता है। आजकल चूंकि इसमें बहुत बड़ा काम एक उसका जुड़ गया है, FRRO का, तो FRRO के काम से जुड़ने से विदेशी जितने भी नागरिक आते हैं, वो विदेशी नागरिक उसमें पंजीकरण कराते हैं FRRO में। और FRRO भी प्रत्येक जनपद का SSP एक्स ऑफिशियो ही होता है, तो वो LIU के थ्रू काम करता है। तो थोड़ा सा इनका ऑफिस, ये वाला जो पार्ट है FRRO वाला, थोड़ा इसकी डेकोरेशन वगैरह अब होने लगी है, उसमें बैठने बैठने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। बड़े जिले में इसके जो इंचार्ज होते हैं वो डिप्टी SP LIU होते हैं और छोटे जिले में इसके इंचार्ज इंस्पेक्टर LIU होते हैं। संख्या की अगर हम बात करें तो 15, 20, 25 छोटा जिला की नफरी जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं संख्या, टोटल मैन पावर 15, 20, 25 की नफरी से लेकर और 80, 90, 100, 125 तक की नफरी भी हो सकती है। बड़े जिले जैसे कि कानपुर, लखनऊ, में भी आगरा, प्रयागराज और मेरठ, जो इस तरह के बड़े जिले हैं जहाँ ज्यादा काम है पुलिस का और ज्यादा समस्याएं हैं, तो वहां पर 70, 80, 100 तक का भी इनकी पूरी नफरी होती है।
कार्यालय जैसे मैंने बताया, बजट का जहाँ तक कंट्रोल है, तो बजट यद्यपि केंद्रीकृत स्तर, सेंट्रल स्तर पर इनका स्थानीय अभिसूचनाओं को आवंटित होता है गवर्नमेंट से, लेकिन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर यानी कि अभिसूचना मुख्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा वो बजट एसएसपी को दे दिया जाता है, और लोकल लेवल पे उसकी तनख्वाह का निकालना या जो बाकी सारे खर्चे हैं एलआईयू के, वो सब के सब एसएसपी के आदेश से होते हैं। इसलिए जो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल है, कमांड है, वो और पुख्ता हो जाता है। चेन ऑफ कमांड इसकी बड़ी क्लियर होती है। एलआईयू एसएसपी की इंटेलिजेंस यूनिट है, और जिला स्तर पर एसएसपी उसका फुल फ्लेजेड एब्सोल्यूट एक तरह से कहिए ओनरशिप होती है एसएसपी के अंदर। एसएसपी ही उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी सूचनाओं का प्रोसेसिंग करते हैं, और अपने लाभ के लिए, जो अपने लाभ से मेरा मतलब है जो पुलिस का लाभ है, उसके लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वो एलआईयू एसएसपी को रिपोर्ट करता है, और फिर एसएसपी जहां उचित समझे वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, बहुत डिटेल हो जाएगा, उतने की जरूरत नहीं है जानने की सबको। वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोरस्पोंड करते हैं, वो पत्राचार चलता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एलआईयू की ये एक विशेष शक्ति है या पावर है, या उनका कहिए कि कर्तव्य है कि वो यदा कदा, बल्कि आजकल तो बहुत ज्यादा इन हेडक्वार्टर के भी सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं, और वो सीधे भी लिख सकते हैं, एसएसपी को बाईपास कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में जहां वो जस्टिफाई कर सके। लेकिन अपेक्षा ये की जाती है कि वो जो भी कम्युनिकेशन, जो भी बात इन हेडक्वार्टर को अगर बता रहे हैं, जब तक कि इन हेडक्वार्टर से ये ना कहा जाए कि आप एसएसपी को मत बताइए, तो वो एसएसपी को बताते हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है। विशेषकर जो कानून व्यवस्था के मामले हैं, उनमें तो एसएसपी को पहले बताना चाहिए, ताकि उसमें एक्शन हो सके, तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाए। उसके बाद भले ही वो इन हेडक्वार्टर को बताएं या किसी और अधिकारी को बताएं, वो एक अलग इशू। अब इसका है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र क्या होता है? सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र होता है एलआईयू के कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, शांति व्यवस्था बनाए रखने में जनपद में एसएसपी की मदद करना, गोपनीय सूचनाओं को जासूसी के द्वारा, जो स्थानीय अभिसूचना के संकलन के द्वारा जो उनके द्वारा सूचनाएं संकलित की गई हैं, जिसको हम जासूसी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो सारी की सारी पुलिस अधीक्षक को देना और उनकी मदद करना। किसमें? कानून व्यवस्था के मेंटेनेंस में। अब कानून व्यवस्था के कितने सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं, अनगिनत पहलू हैं। आजकल तो कुछ भी कानून व्यवस्था हो जाता है। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, वहां पे जाम लग गया, थोड़ी देर बाद कुछ हिकमत अमली से काम नहीं चला और बल प्रयोग करना पड़ गया, तो फिर लाठी चली, फिर वो पहले टीयर गैस चला, फिर लाठी चली, लाठी से काम नहीं चला तो हवाई फायर से काम नहीं चला तो कभी कभी बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या बन गई। तो कानून व्यवस्था का जो परिभाषा है उसको शब्दों में बांधना मुश्किल है, विशेषकर जब वर्तमान जो परिवेश है उसमें ये इसके जो प्रोफाइल है और इसके जो फैसेट्स हैं, इसके पहलू कानून व्यवस्था के बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में गोपनीय सूचनाओं के संकलन और उनको एसएसपी तक प्रेषण का कार्य एलआईयू के द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन एसएसपी और डीएम के द्वारा लिए जाते हैं। अगर हम इसकी कार्यक्षेत्र की बात करें तो वो बीट्स पे बटा हुआ होता है। उदाहरण के लिए मैं कुछ बीट्स के आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है लेबर बीट। अब लेबर बीट का काम क्या है कि भैया श्रमिक जो गतिविधियां हैं, विशेषकर मैंने इसको सबसे पहले इसलिए रखा है कि जो हाल में जो भी नोएडा में हुआ लेबर अनरेस्ट हुआ था वेतन की मांग को लेकर, और उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा मीडिया में, आपको लगातार जानकारी मिल होगी किस तरह से उसके तार और बाकी राज्यों में जुड़ते चले जा रहे हैं, तमिलनाडु में और पता नहीं कहाँ कहाँ। कोई पाकिस्तान हैंडलर की बात भी चल रही है कि वहाँ से भी इसको हैंडल किया जा रहा था। तो इस तरह की आजकल चूंकि कोई भी सोशल मीडिया इतना 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 पावरफुल कम्युनिकेशन टूल हो गया है कि वो किसी भी चीज़ को किस हद तक ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो अब अचानक ये सब हुआ, अदरवाइज तो लेबर फ्रंट पे बहुत दिन से बहुत शांत चल रहा था। बहुत पहले की बात है, 40-50 साल पहले की, जब कभी लेबर यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और उसमें लगातार गतिविधियां चलती थी, मिलों में हड़तालें होती रहती थी। वो भी जो औद्योगिक शहर है, जैसे कानपुर था यूपी का, अगर यूपी की हम बात करें, देश की बात करें तो अहमदाबाद है, सूरत है, मुंबई है, जो ऐसे बड़े शहर होते थे वहां पर इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। इधर तो शांति चल रहा था, अचानक ये नोएडा वाला इशू हुआ और लेबर वाला जो काम है एलआईयू का वो फिर से हाईलाइट हो गया। तो लेबर के बारे में श्रमिकों की मांगे क्या है, उनमें कोई असंतोष तो नहीं है, उनकी गतिविधियां क्या चल रही है, उनके संगठन कौन कौन है, कितने वैध, कितने अवैध, कितने रजिस्टर्ड, कितने अनरजिस्टर्ड, इस सब का खाका हिसाब किताब रखना जो है वो लेबर बीट के अंतर्गत आता है। औद्योगिक शांति या संतोष की अगर हम बात करें तो उसके लिए इंडस्ट्रियल बीट होती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट बीट होती है जो छात्रों के बारे में देखती है कि छात्रों की क्या क्या गतिविधियां हैं, छात्रों में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, छात्रों के चुनाव तो नहीं होने हैं छात्र संघ के, फिर उसमें झुकाव किस तरफ है छात्रों का, उनकी सोच किस तरफ जा रही है, या छात्र क्या सोच रहे हैं, कोई आंदोलन की रणनीति तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि छात्र बहुत सेंसिटिव विषय होता है। युवा वर्ग जो है हमारा, विशेषकर जिसको आजकल जैन जी के नाम से पुकारा जाता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके बारे में उस पे निगाह रखनी होती है, आँख, नाक, कान खुले रखने होते हैं उस बीट के प्रभारी को। फार्मर्स की बीट होती है किसानों की। पिछले दिनों आपने देखा अभी 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, उस समय किसान बीट अचानक, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस समय पे कौन-सी बीट अचानक एक्टिव हो जाएगी और अचानक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो बदलता रहता है इसका तासीर। तो अभी 2 साल पहले किसानों की बीट बड़ी इम्पोर्टेंट थी, हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है। विशेषकर अगर हम इसकी बात देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और ये वाला बेल्ट देखें तो यहाँ गन्ना किसानों को लेके लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। बीकेयू का प्रभाव क्षेत्र रहा है भारतीय किसान यूनियन का। विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर समस्याएँ आती रहती है, तो उसको बड़ा एक्टिव रखना पड़ता है। तो उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं, उसके लिए होता है हमारा फार्मर्स वाली बीट होती है किसान। टीचर्स के बारे में, टीचर्स के संगठन कौन-कौन से, कौन-सा शर्मा जी का गुट है, कौन-सा फलाँ का गुट है, ये सारे के सारे जानना, पूरा का पूरा उनका हिसाब रखना कि टीचर्स में कोई सैलरी को लेके, वेतन को लेके या कहीं और किसी चीज़ को लेके, कोई पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट की कोई आक्रोश तो नहीं है, चूँकि टीचर्स भी अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप है। 4, 5, 6 लाख की संख्या में टीचर्स हैं और बड़ा एक महत्वपूर्ण काम करते हैं समाज के लिए। उसके बाद बड़ी इम्पोर्टेंट एक बीट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। राज्य कर्मचारी गण क्या-क्या सोच रहे हैं, क्या-क्या चल रहा है, उनके संगठन कौन-कौन से हैं। उसमें भी फिर मिश्रा गुट और फलाँ गुट और तिवारी गुट और ये सब गुट चलते रहते हैं। इनके आपस में क्या-क्या इनके सहमति असहमति के बिंदु हैं और क्या कोई किसी वेतन आदि की माँग को लेके, विसंगति की माँग को लेके कोई इसमें अंदर खाने, कोई असंतोष तो नहीं पनप रहा है। इस तरह की चीज़ें जानकारी करना, इकट्ठा करना और एसएसपी, डीएम को उससे अवगत कराना। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है, जैसे मैंने बताया सांप्रदायिक बीट। सांप्रदायिक बीट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें हिंदू गतिविधियाँ, मुस्लिम गतिविधियाँ और अन्य में सब जहाँ यूपी में सब समस्याएँ कम है, लेकिन जिन स्टेट्स में क्रिश्चियंस डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस की एक अलग बीट होती है। तो ये सारी बीट हो गई। पॉलिटिकल बीट इसमें सबसे लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही बीट है। और पॉलिटिकल बीट में सारे काम क्या-क्या करते हैं कि जैसे कि कौन से पॉलिटिकल, अब ये इसके बारे में तो एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा कि वो एलआईयू को क्या-क्या काम सारे करने पड़ते हैं। सारे पॉलिटिशियंस के एक तरह से कहिए कि उनके दिमाग में से निकालनी है चीज़ें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके पेट में क्या चल रहा है, क्या विचार है। विशेषकर सत्तारूढ़ दल के जो पॉलिटिशियंस होते हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार का उनके मन में किसी प्रकार का संतोष तो नहीं है सरकार के प्रति। विपक्ष के जो नेतागण हैं, विशेषकर जो बड़े नेता हैं, उनका क्या विचार चल रहा है, किसी विषय पे क्या विचार है। मान लो अभी महिला आरक्षण का मामला हुआ था, उस पे इनके क्या विचार हैं, उसको लेके क्या ये कोई आंदोलन की रणनीति तो नहीं बना रहे हैं, उस आंदोलन में फिर क्या-क्या तैयारियां करनी होंगी। बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। जैसे मैंने बताया कि मैं जो भी विषय पुलिस के आपसे डिस्कस करता हूँ, वो अपने आप में एक किताब है। मैं उसको संक्षिप्त करके, थोड़ा-सा लिख के, पढ़ के, याद करके संक्षेप में आपसे बोलता हूँ। उसका पर्पज़ होता है कि एक बड़ी किताब जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी अभिव्यक्ति को एक माध्यम दे रहा हूँ आपके माध्यम से, उसके एक-एक चैप्टर में ये चीज़ समाहित हो जाए। तो उस चैप्टर भर के मटेरियल के लिए आप समझ लें कि जो पॉलिटिकल बीट होती है, उसमें सारी पार्टियों के पॉलिटिकल नेताओं की गतिविधियाँ, उनके कार्यक्रम, अधिकृत कार्यक्रम जो ऑफ़िशियल हैं या कोई अनधिकृत गतिविधियाँ तो नहीं चल रही हैं, अनऑफ़िशियल गतिविधियाँ तो नहीं चल रही हैं। बहुत अंदर की चीज़ें निकाल के इसमें लानी पड़ती हैं। ज़्यादा डिटेल में जाना इस वीडियो का विषय नहीं है। इसलिए मैं अपने आप में पॉलिटिकल वाले पे यहीं पे ही रुकता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वीआईपी सुरक्षा भी एक बीट होती है। जब-जब वीआईपी का कोई मूवमेंट होता है, तब उनकी सुरक्षा के बारे में जो प्रबंध करने होते हैं या उस दौरान कौन-कौन व्यक्ति कोई आंदोलन तो नहीं कर सकता, कोई काला झंडा लेके आने की उम्मीद तो नहीं है, कोई उपद्रव तो नहीं पैदा करेगा। ये सारी चीजें भी एलआईयू एक आख्या के माध्यम से एसएसपी डीएम को सबमिट करता है। अब ये हो गया सारे कार्य। उसके बाद फिर अन्य कार्य क्या-क्या हैं, उसके बाद अन्य कार्य हुए जो कि सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हैं। ये भी पब्लिक से जुड़े हुए सारे काम है वैसे, लेकिन इसमें पता नहीं चल पाता कि आपकी कोई जासूसी भी हो रही है, कि आप जैसे कोई श्रमिक है या कोई राज्य का एम्प्लॉई है, उसे पता भी नहीं चल पाता है कि करते कैसे हैं। अगर इस बात की बात करें तो वो थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस मोटा-मोटा आइडिया दे सकता हूँ कि हर दफ्तर में, हर विभाग के कार्यालय में कोई ना कोई ऐसे इनके सोर्सेज होते हैं जो कि इनको उस कार्यालय के गतिविधियों के बारे में, कार्यालयाध्यक्ष के बारे में, विभागाध्यक्ष के बारे में, विभागाध्यक्ष से कोई कार्य कर्मचारी कोई नाराज तो नहीं है, कोई बड़ी संख्या में कर्मचारी नाराज तो नहीं है, विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की कार्य पद्धति कैसी है, उनका आचरण कैसा है, ये सारी की सारी डिटेल उसमें राजकीय कर्मचारियों वालों में होती हैं। तो ये भी वैसे तो पब्लिक से रिलेटेड है, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड है। वो है जीवीआर, पीवीआर। आपने सुना होगा, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, प्राइवेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये वो होती है जो कि जब किसी की जैसे नौकरी लगी, कोई भी सरकारी नौकरी, चाहे फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी अन्य विभाग में हो, जो भी सरकारी नौकरी लगेगी, उसमें एलआईयू की रिपोर्ट, सत्यापन रिपोर्ट आनी है, चरित्र सत्यापन।
कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता ही होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सारा काम करते हैं। उसके बाद ये फिर पासपोर्ट का तो हम लोगों का सब वास्ता पड़ता ही होगा इनसे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है पासपोर्ट में कि LIU का अगर एक लाइन उसमें एडवर्स आ जाए तो फिर आप मान के चलिए कि पासपोर्ट तो आपको नहीं मिलेगा। ठेकेदारी के चरित्र सत्यापन भी कराने का इसमें प्रोविजन है, वो भी होता है। फिर एक व्यक्तिगत सुरक्षा की भी आख्या ली जाती है, जैसे किसी को किसी कैटेगराइज सुरक्षा दी जानी है XYZ या कुछ और, तो उसमें भी LIU की रिपोर्ट ले ली जाती है। बहुत सारे काम है। कोशिश मेरा ये है कि इतना बता दूं मैं आपको कि जो लोग इसमें पुलिस मैन की हैसियत से इसको जानना चाह रहे हैं उनको भी पूरा पता चल जाए, और जो एक आम आदमी उनके लिए एक रोचक तरीके से इस विषय को मैं प्रस्तुत कर सकूं। एक इनकी जो विशेष चीज होती है वो आती है, अब ये काम करके करते क्या है, दिन भर पूरी आसूचना इकट्ठा करी, बीट के बारे में मैंने बता दिया, 7 8 10 बीटें जो बताई हैं पूरी, उसकी अलग अलग आसूचना मतलब इंटेलिजेंस, जासूसी, वो इकट्ठा होगी। अब उसको क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको एक कागज पे रिपोर्ट के रूप में एक बनाएंगे जिसका नाम है DSI, डेली समरी इन्फॉर्मेशन। वो दैनिक आख्या जो है, वो दैनिक आख्या SP को सबमिटेड होती है और एड्रेस होती है, उसकी कॉपी DM को, DIG को और इंट हेडक्वार्टर को भी जाती है। उसमें सारी चीजें होती है कि आज दिन भर क्या हुआ और इसमें आगे चल के क्या क्या संभावनाएं हैं या क्या क्या आशंकाएं हैं, और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए। अगर कोई रैली होनी है किसी की तो उसमें संख्या होती है कि लगभग इतने लोगों के आने की संभावना है, ताकि SP तदनुसार पुलिस की व्यवस्था कर सके। इसी का एक हिस्सा होता है, उसे कहते हैं आज और कल, टुडे एंड टुमारो। वही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आज जैसे मैंने बताया कि क्या क्या हुआ और कल क्या क्या होना है प्रस्तावित, इस तरह की चीजें सारी उसमें रहती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान देने की बात है, थोड़ा अपना ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, विशेषकर पुलिस ऑफिसर्स के लिए और एडवोकेट्स एंड जुडिशरी के लोगों के लिए, कि इसमें इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। ये एविडेंशियल वैल्यूज की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये सर्कमस्टेंशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है टू शो दी कंडक्ट। अगर कोई कमीशन कल को बैठा, कोई घटना हो गई लॉ एंड ऑर्डर की, किसी की हत्या हो गई या कोई बड़ी घटना हो गई, उसके बाद उपद्रव हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ, जब कमीशन बैठा, जांच बैठी या कोर्ट के माध्यम से कोई रिट फाइल हुई कोर्ट में, उसमें जब इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, पूछा जाता है, तो फिर यह भी पूछा जाता है कि आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, फिर उसके बाद तैयारी क्यों नहीं की। अक्सर आपने पढ़ा भी होगा मीडिया में कि कोई ऐसे आतंकवादी हमला हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि साहब IB ने तो पहले से ही बता दिया था, अभिसूचना तो पहले से थी कि ऐसा होगा 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे, ये हो सकता है, फला हो सकता है, लेकिन फिर भी चूक गए। तो इस तरह की जो बातें होती, तो फिर ये जो रिपोर्टें होती हैं पुरानी, जिसको हम आज के दिन में बहुत फॉर्मल, बड़ा ही औपचारिक रूप से ले रहे होंगे, बड़ा फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ा और साइड में रख दिया, हो सकता है वो 1 साल बाद या 4 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद बहुत ही रेलेवेंट हो जाए। तो कोर्ट भी इनको एडमिट करता है, कोर्ट में ये दिखाई जाती हैं। जब कभी कोई बवाल बढ़ता है, कोर्ट की कमीशन, या तो कोई जुडिशियल कमीशन बैठे या इंक्वायरी कमीशन बैठे या कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चले, तो बाकायदा जो समझदार मैच्योर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, SSPs वगैरह, वो इसको, अगर ये सारी चीजें एज पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई हैं, तो वो इसको सबमिट करते हैं, या तो काउंटर के साथ लगाते हैं, अलग से दिखाते हैं माननीय न्यायालय। मैं अपने लेवल पे बता दूं, मैंने इसको कई जगह इस्तेमाल किया और मुझे सदाशय मैं अपना प्रूव कर पाया, गुड इंटेंशन, गुड फेथ, कि जो कुछ किया गया था वो गुड फेथ में किया गया था, और दिस वॉज द रिपोर्ट ऑफ LIU, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। उन सब पे मैंने वे किया, उसको तोला, प्रॉस एंड कॉन्स देखे उसके, और फिर मैंने ये डिसीजन लिया। तो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए एक आधार आप बना सकते हैं LIU की रिपोर्ट, पुलिस वालों के लिए है, सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एविडेंशियल वैल्यू। विशेष का मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कोई दंगा है, भगदड़ है, ट्रेन का कोई इशू आ गया, कोई VIP सुरक्षा में कुछ बात हो गई, रैली में भगदड़ हो गई, किसी ने झंडा दिखा दिया, तो अब मान लो किसी का पहले से LIU की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि साहब इसमें एक अमुक पार्टी के 100 कार्यकर्ता, लगभग 100-150 कार्यकर्ता काले झंडे लेकर रैली में जा सकते हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को डिसरप्ट कर सकते हैं, और वो फिर अवरोध उत्पन्न करेंगे और वहां पर अशांति होगी, जिससे कि प्रतिक्रिया में जो समर्थक हैं वो फिर अपना कुछ कर सकते हैं और किसी प्रकार की हिंसा या कोई झड़प होने की संभावना है। अब आपने उठा के रख दिया, आपने पढ़ा नहीं, आपने उसकी व्यवस्था नहीं की, अब वहां पे हो गया, अब वो ज्यादा हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, तो फिर वो रिपोर्ट पूछी जाएगी कि इसमें लिखा था, आपने बताइए क्यों नहीं की। दूसरी तरफ अगर आपने पढ़ा ध्यान से, जो DSI है, आज और कल है, LIU से बात की, LIU की ब्रीफिंग ले ली और आपने व्यवस्था कर दी, सादा वस्त्रों में ड्यूटी लगा दी, वहां पे उनको रोक लिया, सबके झंडे वगैरह चेक कर लिए कि किसी ने शर्ट के अंदर झंडा तो नहीं छुपा के रखा हुआ है, या पैंट के पॉकेट में छोटा सा काला रुमाल तो नहीं है, वो काला रुमाल को झंडा बना देते हैं, ऐसे फ्लाई कर देते हैं, वो भी हो गया, काला ब्लैक फ्लैग ही माना जाता है वो। काली शर्ट पहन के चले जाते हैं, अंदर काला बनियान पहन लेते हैं, शर्ट उतारी फिर बनियान उतारा, वो उसको ऐसा कर देते हैं, तो वो भी झंडा हो जाता है।
तो ये सारी सावधानियाँ आप तब बरतेंगे जबकि आपने उसकी रिपोर्ट को पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा, होमवर्क पूरा किया होगा। ज़्यादा मैं बोल गया हूँ इसमें, लेकिन ये ज़रूरी था ये समझाने के लिए कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंशियल वैल्यू होती है, ये बचा लेती है कभी-कभी आपको। बहुत बड़ी कार्रवाई से बचा लेती है। काम कैसे करते हैं? अब अंतिम चरण में चल रहे हैं वीडियो के। थोड़ा-सा और धैर्य रखिए, इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा। 2 तरह के इनके रिकॉर्ड्स होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारा पत्राचार और ये सब होता है, लेकिन एक होता है कार्ड, एक होता है फाइल। जब भी किसी व्यक्ति की निगरानी करनी होती है, इनको लगता है कि इस अमुक व्यक्ति की निगरानी ज़रूरी है, या तो उभरता हुआ नेता है, या छुड़भैया नेता है, या मिडिल लेवल का नेता है, किसी भी क्षेत्र में जो मैंने बताया, लेबर, इंडस्ट्री, स्टूडेंट, फार्मर, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, पॉलिटिकल, किसी भी लीडर में, तो पहले उसका क्या होता है, कार्ड बनाया जाता है, कार्ड खोला जाता है। फिर कुछ दिनों तक उसकी निगरानी की जाती है। उसमें आके जो-जो गतिविधियाँ होती है वो नोट किया जाता है कि इसने फलाँ डेट को क्या किया, किससे मिले, इन्होंने कोई आंदोलन किया, सड़क जाम किया, जो भी कुछ होता है उसमें वो लिखा जाता है, और फिर उसको धीरे-धीरे देखा जाता है जब वो गतिविधियाँ, वो उसका एक रिकॉर्ड है। तो जब अगर उसकी अगर कोई सरकारी नौकरी लगती है, तो सरकारी नौकरी के टाइम पे वो कार्ड देख के तब रिपोर्ट बनाता है एलआईयू कि इसका कार्ड में नाम तो नहीं है, कि इसका कार्ड तो नहीं खुला हुआ है। अगर कार्ड खुला हुआ है तो नौकरी नहीं मिलनी, आप भूल जाइए। इसलिए बताया जाता है कि जो लोग बच्चे पढ़ने लिखने वाले सिंसियर बच्चे हैं, वो फालतू के चक्करों में गतिविधियों में ना पड़ें, चूंकि एलआईयू की निगाह सब पे रहती है। वो आप मान के चलिए तीसरी आंख है, कप्तान की तीसरी आंख। तो जब ऐसा लगता है गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही है, काफी एक्टिव है कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में, जो भी उसके बीट्स है, तो उसको फिर फाइल में कन्वर्ट कर दे, उसकी फाइलें खोल ली जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े किरदार या बड़े नेता या बड़े पदाधिकारी होते जाते हैं, धीरे 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 उनकी फिर वो फाइल बनती चली जाती है, और उसमें कार्ड पे भी और फाइल पे भी एनुअली उसमें अप्रूवल होता है, एक एनुअल नोट लगाया जाता है जो कि एसएसपी से अप्रूव्ड होता है। वो नोट उसके बारे में रखा जाता है कि इनकी निगरानी की फर्दर आवश्यकता है कि निगरानी से मैं कृपया करके क्लियर कर दूं, ये वो वाली निगरानी नहीं है जो हिस्ट्री शीटर की होती है पुलिस में, वो वाली निगरानी नहीं है। ये निगरानी का मतलब है उनकी गतिविधियों को वॉच करना और ये देखना कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज तो नहीं हो रही है जो कि कानून व्यवस्था को चुनौती देती हो। ये इसका पर्पज है। इसमें ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े जितने बड़े बड़े नेता हमारे हुए हैं, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री, जितने भी बड़े बड़े नेता, सबकी फाइलें कार्ड ये सब यहीं से शुरुआत होती है, शुरुआत यहीं से होती है। तो वो कोई बहुत पुरानी चीजें हैं, ये अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई चीजें हैं, और इसमें कोई एडवर्स वाली स्थिति नहीं होती। बस केवल इतना होता है कि अगर इसमें कोई हिंसक गतिविधियों का स्थिति होती है, अब जैसे कोई स्टूडेंट लीडर है, उसने कोई प्रदर्शन किया प्रिंसिपल के सामने के साथ फीस मत बढ़ाइए, और वहां पे कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर धरना वरना हुआ, फिर पानी पिलाया, टूट गया धरना, बात बन गई, खत्म हो गया, उसकी नौकरी पे कोई दिक्कत नहीं, उस पर लिख दिया जाएगा कि छात्र गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। लेकिन हिंसक में आंदोलन में कई भाग, अगर हिंसा करते हैं तब फिर तो दिक्कत है, फिर तो नहीं होना है कुछ पॉजिटिव काम। तो कार्ड और फाइल का मैंने बता दिया। इसमें एनुअल रिमार्क्स अप्रूव्ड बाय द एसएसपी, कार्ड यदि गतिविधियां ज्यादा हो तो फाइल में कन्वर्ट हो जाता है कार्ड। और एक और उनका बड़ा अच्छा सा काम है एलआईयू का, वो है कोऑर्डिनेशन विद द एसपीआर। एसपीआर होता है एसपी रीजनल इंटेलिजेंस, कभी फिर बताएंगे किसी और वीडियो में कि एसपीआर का अलग से क्या काम होता है, वो भी एक बड़ा रोचक चीज है। देखिए, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में, उसकी 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा होती है जो इधर से आती है, वो होती है एसपीआर, एसपी रीजनल इंटेलिजेंस। वो करीब करीब ये मान लीजिए आप मोटा मोटा के जोनल लेवल पे या कहीं कहीं रेंज लेवल पे भी वो हैं, 4-5 जिलों में एक होते हैं। मतलब जैसे हो सकता है 18 अभी हमारे पास रेंजेस हैं, तो 18 एसपीआर ना हो तो 15 होंगे, 14 होंगे। जो नई रेंज बनी है वहाँ पे शायद अभी एसपीआर का पद ना बना हो। जो उसका स्टाफ होता है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं, उनको एसआईयू वगैरह ये सब बोलते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर, और ये सब एएसआईयू, ये उनके पद होते हैं। एक उनका वो वाला विंग होता है जो सीधे सीधे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता है, वो एसएसपी को रिपोर्ट नहीं करता, डीएम को रिपोर्ट नहीं करता। यद्यपि एसएसपी डीएम को मिलते रहते हैं और वो उनको ओरल फीडबैक देते रहते हैं कि साहब ये वाली सूचना आप देख लीजिए, आपके जनपद में ये चीज होने वाली है, ये पता चला है, इससे ये चीज हो सकती है, ये बिगड़ सकता है माहौल, फला सांप्रदायिक तत्व, कोई फला आतंकवादी तत्व, फला कोई किसी किसी भी गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में कोई डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, कोई त्योहार आ रहा है उसमें इस तरह का डिस्टर्बेंस, ये सब वो बताते रहते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, चूंकि वो डीएम और एसपी के अंडर में नहीं होते हैं। और दूसरी शाखा जो होती है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की, वो होती है एलआईयू। तो एलआईयू डीएम एसएसपी की मदद के लिए बनाई गई। यद्यपि प्रशासनिक नियंत्रण इसमें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का होता है, वो इसलिए होता है ताकि दोनों शाखाओं में कोऑर्डिनेशन रहे, दोनों भुजाओं में कोऑर्डिनेशन रहे। एसपीआर जो रीजनल इंटेलिजेंस है और एलआईयू, दोनों में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, दोनों में कोई टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। और दोनों लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एसएसपी से मिलते हैं तो वहाँ एलआईयू भी होता है और एसपीआर भी होता है। कभी एसएसपी की मर्जी है, उनके एलआईयू से मिलना है अलग से तो एलआईयू से मिले, एसपीआर से मिलना है एसपी, तो अलग अलग चीजें होती हैं। अब इसको
बहुत डिटेल तो फिर वही है कि करके ही पता चलता है। और दूसरी बात है कि जो एलआईयू है उसकी एक बड़ी विशेष उसको एक सुविधा दी हुई है, पावर दी हुई है कि वो कतिपय मामलों में यदि इंट हेडक्वार्टर द्वारा ऐसा कहा गया है तो एसपी को बाईपास करके सीधे सीधे इंट हेडक्वार्टर को भी रिपोर्ट भेज सकते हैं। अब पता चला किसी एसपी के ही बारे में अगर किसी इंट हेडक्वार्टर को कोई रिपोर्ट चाहिए फिर क्या होगा, फिर तो एसपी को नहीं बताएंगे, तो अलग से जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि ये कैसी शाखा है, ये है तो एसएसपी के अंडर में ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि एसएसपी के लिए ही है, अगर कोई ऐसा इशू होता है तो फिर एक ऑकवर्ड सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये यहाँ तक बात हो गई, ये आईज एंड ईयर्स ऑफ एसएसपी है, आप खुद ही समझ चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जितना इनका महत्वपूर्ण रोल है, जितना मैंने अभी तक पूरा बताया कि ये आंख आन नाक आंख और कान है, नाक भी है सूंघने के लिए एसएसपी का, जहां से पता चलता है क्या क्या पता चलता है। नंबर 1 पता चलता है कि भैया पुलिसमैन आपके जो अंडर में नीचे वो क्या कर रहे हैं। एसएसपी को पता चलता है आपके अधिकारी जो हैं एडिशनल एसपी सीईओ वो क्या कर रहे हैं, क्या चर्चा है महकमे में, चर्चा क्या महकमे में, सिपाही से लेके ऊपर तक आपके बारे में क्या सोचते हैं वो। ठीक है, करप्शन की कोई स्थिति तो नहीं है, अगर है तो क्या है। अब इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा कि ये बड़ा अलग तरह का एक विषय हो जाता है, फिर मतलब वो तो पूरा सदियों से यही करते आ रहे हैं, हम लोग चर्चा ही करते आ रहे हैं, समाधान तो कुछ हुआ नहीं है। तो बाकी डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, विशेषकर डीएम के यहाँ क्या चल रहा है, जिससे एसएसपी का ज्यादा वास्ता पड़ता है, डीएम, जिला जज, जेल, ये 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा वास्ता पड़ता है, प्रोसिक्यूशन, एसपीयू जो वगैरह होते हैं, बाकी तो सब थोड़ा काम पड़ता है। या जैसे कि परीक्षाओं के दिनों में एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कहीं कोई पेपर लीक का कुछ इस तरह की चीज, तो ये सारी की सारी चीजें वो सबका सब करके और एसएसपी को अलग से ब्रीफिंग करता है। इसीलिए एसएसपी का आंख नाक कान जो मैंने कहा, पॉलिटिशियंस के बारे में बताते हैं वो कि पॉलिटिशियंस क्या चर्चा कर रहे हैं, पुलिस के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी की विजिट होने वाली है तो कौन कौन से एमपी एमएलएज होंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे, कौन से आपके फेवर में बोलेंगे, क्या मुद्दा लेंगे, क्या कोई ज्वलंत इशू ऐसा मुद्दा है जिले में जो डिस्कस किया जाएगा, उस पर किसके क्या विचार हैं, और अगर इसको मैनेज करना है तो फिर कैसे किससे क्या बात की जाए। बहुत सारी चीजें सारी की सारी वो पूरी चूरन की पुड़िया कई सारी होती है उसकी जेब में, इंस्पेक्टर एलआईयू या डिप्टी एसपी एलआईयू की जेब में, अलग समय पे अलग निकाल के दे देता है वो। फिर एसएसपी की इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल तो कुछ खास खास इंपॉर्टेंट हो गई है। वैसे अब तो सोशल मीडिया बना रहा है इमेज, आजकल तो जो आप लोग हैं उनकी जो जोर है सोशल मीडिया पे ज्यादा है, लेकिन फिर भी पब्लिक तो ऑब्जर्व करती है, भले ही सोशल मीडिया हो जो भी हो, पब्लिक की भी अपनी आंख नाक होती है, देखती रहती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मीडिया क्या सोचता है एसएसपी के बारे में, पब्लिक क्या सोचती है, पॉलिटिशियन, डिपार्टमेंट, ये सब तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से वो आंख नाक कान भी होते हैं। और विशेषकर कभी कभी लखनऊ में आपके बारे में क्या फीडबैक है, एसएसपी के बारे में लखनऊ में क्या चर्चाएं हैं, क्या सोचा जा रहा है, ये तक भी किसी ना किसी माध्यम से, इंट हेडक्वार्टर के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से चर्चा में एलआईयू में आता रहता है। तो वो फीडबैक भी एसएसपी को मिलती रहती है एलआईयू के माध्यम से। अब इसमें कच्ची पक्की मैंने बहुत सारी बातें कर ली, और भी बातें हैं इसके आगे की भी, लेकिन मर्यादा का रेड फ्लैग कि उसके आगे अब नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ बता दिया है एलआईयू को, और ये पूरा का पूरा एक टॉपिक ही बन गया। जो लोग इस वीडियो को रखना चाहते हैं वो सेव करें, याद करें इसको। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो लोग जानना चाहते हैं पुलिस के बारे में कि पुलिस की किन किन शाखाओं में क्या क्या गतिविधियां होती है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज रहेगी ये। इतने धैर्य के साथ आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः निवेदन कि मेरी इस वीडियो को थोड़ा बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन वगैरह व्यूज वगैरह बढ़ाइए, और ताकि जो एक होता है ना, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि हर इंसान के एक होता है पार्ट होता है ईगो, और ईगो के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारी तरह की ईगोज होती हैं। एक ईगो होती है जो संतुष्ट होती है कब, जबकि आपकी द्वारा जो भी प्रयास किया गया है अगर लोग उससे लाभान्वित हो जाएं तो आपको अच्छा लगता है, या एक प्रशंसा का शब्द हो जाए या एक लाइक मिल जाए तो उनको खुशी होती है। शायद मैं भी उसी से सफर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।